नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रपति संसद में झूठ बोल रही और भाजपा आरएसएस की डबल इंजन की सरकारें प्रयोग कर रही हैं या संयोग है। जी, इस प्रयोग और संयोग में हम बहुत कुछ खो रहे हैं और इस झूठ की आड़ में हम सब कुछ अपना लुटा रहे हैं। आज इसकी बात करता हूं। संसद का सत्र शुरू होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के सत्र को संबोधित करती हैं अभिभाषण के द्वारा और उसमें जो वो कहती हैं, बताती हैं कि भारत में चमक रहा है स्टार्टअप इतना चमक रहा है कि कुछ कहना नहीं। 2 लाख से ज्यादा की मान्यता है और जब वो इस तरह का बताती हैं तो निश्चित रूप से लगता है कि आखिर कितना बेहतरीन वो कर रही। वो स्टार्टअप के अलावा लखपति दीदियों का जिक्र करती हैं। वो कहती हैं कि भारत पिछले 10-11 साल में भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है, जबकि हर योजना में हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आता है। और यही बात खत्म हो जाती तो हम कहते हैं वो विकसित भारत की बात करती हैं कि 10-11 साल में जो काम हुए हैं उससे विकसित भारत की दिशा में बढ़ गए। और इसके अलावा वो तमाम सारी वो योजनाएं गिनाती हैं, बीबी राम जी से लेके न जाने क्या क्या गिनाती हैं, जिन पर अब तक कुछ हुआ ही नहीं है। और जब वो यह करती हैं, निश्चित रूप से लगता है कि ये राष्ट्रपति किसका गुणगान कर रही हैं, कौन से विकसित भारत की बात कर रही हैं और कहां यह समझा रही हैं। क्योंकि उनके उसमें जो गेम चेंजर है, जिस स्टार्टअप को वो बताती हैं, वो गेम चेंजर तो कहीं दिखाई नहीं दिया, न रोजगार दिया स्टार्टअप में। और खुद नरेंद्र मोदी सरकार में नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रहे वो लोग भी अब कहते हैं कि भारत में रुपया गिर रहा है। दूसरी है क्योंकि यहां की योजनाएं जमीनी हकीकत में कहीं दिखाई नहीं देती, और जब नहीं दिखाई देती हैं तो सवाल होना ही चाहिए, विकसित भारत किस आधार पे आप कह रहे हैं। अरविंद सुब्रमण्यम की बात को यदि सुनेंगे तो समझ में आएगा, वो कोई हमारे आपके या गोदी मीडिया के नहीं थे या खिलाफ नहीं थे, वो तो नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन थे। वो तक यह बात कहते हैं कि वास्तव में जमीनी हकीकत कुछ और है, आंकड़े जो दिखाए जा रहे हैं वो वास्तविकता से परे हैं। तो विकसित भारत की ओर कौन सा कदम बढ़ा रहे हैं। जब वो बात करती हैं कि युवाओं में एआई सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही, तो सरकार कहां दे रही है। कोई पैसा कहीं पे, कोई और मदद या सिखाने के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर मुफ्त में मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। स्टार्टअप के साथ साथ मुद्रा लोन की वो बात करती हैं। मुद्रा लोन की वास्तविकता क्या है, एक ही व्यक्ति को, एक ही परिवार को 10-10 बार लोन दिया गया है और इस तरह से करके कुल मिला के मुद्रा लोन का फायदा सिर्फ चंद लोगों को दिया गया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं दिखाई देता है। स्टार्टअप की भी यही दशा है कि नरेंद्र मोदी और उनके संगठन से जुड़े हुए कुछ लोगों के स्टार्टअप पे पैसा फूका गया है और वास्तव में उस पे कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद में जब वो आदिवासी गौरव की बात करती हैं, तो सबसे ज्यादा आदिवासियों पे अत्याचार इसी दौर में हुआ है और इसी दौर में आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही, उन्हें जंगलों से उजाड़ा जा रहा है, उनके जंगल काटे जा रहे हैं और हर चीज छीनी जा रही। जब वो नक्सलवाद का जिक्र करती हैं तो नक्सल के नाम पर नक्सलवादी बता करके हत्याएं कर देने का आदिवासियों के, इसके तमाम मामले आए हैं कि झूठ
फंसा के मारा गया या किया गया, यह अपने आप में। और फिर भ्रष्टाचार पे जब वो लगाम की बात करती हैं कि सब घोटाले और सब कुछ रोकने का हुआ, तो लगता है भाई कहां रोक दिया, क्या रोक दिया। तो अब मैं जिक्र करूंगा कि अजीत पवार ने, जिनका आज एक विमान हादसे में मौत हुई है, वो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम थे, वो अजीत पवार ने सिर्फ चंद दिन पहले, मैं आपको दिखा देता हूं, और ये गोदी मीडिया की खबर है, एबीपी की खबर है, ये देख लीजिए, एबीपी की खबर है, मेरे पास सबूत है, डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बीजेपी पर लगाया हफ्ताखोरी का और भ्रष्टाचार का आरोप। उन्होंने कहा कि मेरे पास सिंचाई घोटाले से लेके तमाम बीजेपी के घोटालों की पूरी फेहरिस्त है, फाइल है। और जब वो सबूत बताते हैं, तब मैंने जैसे बताया कि अब आप देखिए, जो उन्होंने कोई ज्यादा दिन पहले नहीं बताया था, ये उन्होंने 3 जनवरी को कहा था, और 3 जनवरी, आज हम 28 जनवरी को बात कर रहे हैं। और इसके बाद में आपको एक खबर और दिखा देता हूं, जो 23 जनवरी की, यानी आज से 5 दिन पहले की खबर है, वो भी देख लीजिए। बीजेपी को अब नहीं रही अजीत पवार की जरूरत, क्या पार्टी छुटकारा पाना चाहती है? जी हां, इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये संयोग है या प्रयोग है या क्या है, क्योंकि अजीत पवार जिस विमान से उड़े VTSSK से, और वो उड़ करके मुंबई से जैसे ही बारामती में उतरने को था, उनकी पायलट ने मेडे नहीं कहा था। जब मेडे नहीं कहा था, यानी यदि इस स्थिति में होता है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, तो पायलट मेडे कहता है, लेकिन उस पायलट ने, महिला पायलट थी संभवी पाठक, और पायलट जो थे, मेन पायलट थे वो सुमित कपूर, यानी 2 पायलट थे, और टोटल पूरी उसमें 5 लोग थे। तब आप बताइए कि ऐसी स्थिति में पायलट ने मेडे नहीं कहा, उसने जो शब्द कहे वो कहीं पर इस तरह से रिलेवेंस नहीं है कि इतनी भयंकर स्थिति पैदा हो गई थी। विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसी कंपनी का विमान 2023 में भी मुंबई में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इस कंपनी का, जिसका यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इसमें मरने वाला कौन है? वो डिप्टी सीएम जो महाराष्ट्र सरकार में एक अहमियत रखते हैं, और जो भारत की राजनीति में एक दखल रखने वाले शरद पवार के भतीजे हैं। उनकी दोनों की तमाम गुफ्तगू चल रही थी, और लग रहा था कि अब वो चाचा भतीजा एक साथ आ जाएंगे। और चंद दिन पहले एक पारिवारिक तरह का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया पुणे में और बारामती में, उसके दौरान गौतम अडानी भी उसमें पहुंचे थे। वहां पर यह पारिवारिक एकता देखने को मिली थी, और जब पारिवारिक एकता देखने को मिली थी और लग रहा था कि परिवार फिर से एक होके खड़ा हो जाएगा, तो ऐसे में अचानक उस वक्त में, जब गोदी मीडिया यह लिख रहा है कि अजीत पवार से भाजपा छुटकारा पाना चाहती है और अब अजीत पवार की जरूरत नहीं रह गई है बीजेपी को, ये बीएमसी चुनाव के बाद की बात, यानी जो नगर निगम, नगर पंचायतों के, नगर परिषदों के चुनाव हो चुके थे, उन सब के बाद यह हो रहा है, तो सवाल उठता है कि ये क्या है। जो हादसा हुआ है उनमें अजीत पवार का निधन हुआ है, उनके पीएसओ जाधव का निधन हुआ है,
कैप्टन सुमित कपूर जो पायलट था उसका निधन हुआ है, कैप्टन शांभवी पाठक जो सह पायलट थी उसका निधन हुआ है, पिंकी माली जो फ्लाइट अटेंडेंट थी उसकी मौत हुई है। यानी जो सरकारी कहेंगे मुख्य डिप्टी सीएम और उनके साथ में निधन हुआ है। तो जब वो वहां से जा रहे थे मुंबई से, तो उस समय जो सीसीटीवी फुटेज आई है उसमें आया है कि उनके हाथ में एक फाइल थी। उस फाइल में बहुत अहम कागजात लग रहे थे क्योंकि वो खुद लिए हुए थे। और वह फाइल जब ये दुर्घटनाग्रस्त हुई है, विमान में आग लगी है, तो उसके पन्ने और डायरी वगैरह वहां पड़े रहे। जल गए होंगे, गायब हो गए होंगे, क्या हुआ होगा भगवान जाने। लेकिन ये घटना गंभीर, आपको इसके पहले याद होगा प्रमोद महाजन भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत अहमियत रखते थे और उसकी राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे। अचानक 2006 में उनका भाई ही उन्हें गोली मार के उनकी हत्या कर देता है। फिर तमाम सारे ड्रामे चलते हैं और सब कुछ होता है और अंत में मामला खत्म। इसके अलावा आप याद करिए, नरेंद्र मोदी सरकार बनी थी, प्रमोद महाजन के बहनोई जो महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा के सबसे कद्दावर नेता थे, गोपीनाथ मुंडे, वो मिनिस्टर थे। वो दिल्ली में अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकले और मंत्री की गाड़ी को तथाकथित रूप से एक्सीडेंट होता है और वो मर जाते हैं। अब अजीत पवार मर गए। ये सारे कनेक्शन आप देखिए, निश्चित रूप से कुछ और तो इशारा नहीं करते। हमें आज भी याद है, नरेंद्र मोदी से नाराज थे हरेन पांड्या, अपने घर से सैर कर रहे थे और सैर करते में उनकी हत्या कर दी गई थी। उन्होंने सीधे पंगा ले रखा था। इसी तरीके से इतनी घटनाएं हैं लगातार जो तमाम राजनीति को, गुजरात, महाराष्ट्र और दूसरी जगह की राजनीति को एक अलग दिशा दे देती हैं। ये हो क्या रहा है? संयोग है, प्रयोग है, क्या है? लगातार इस तरह की घटनाएं अपने आप में यह चिंता व्यक्त करती हैं कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि जो महिला पायलट थी उसने आखिरी वक्त में, शांभवी पाठक, उसने ओह शिट सिर्फ बोला था और उसने कोई मेडे कॉल नहीं करी। प्लेन क्रैश होने के पहले उसने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ऐसी स्थिति हम नहीं उतार पाए। थोड़ी सी दिक्कत थी, उसने उतारा और क्रैश कर दिया। अब ये विषय बेहद अहम है कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही, किसी को कोई सुध नहीं, कोई बात नहीं कि महाराष्ट्र की राजनीति में हो क्या रहा है। क्योंकि ये प्रयोग देश के तमाम हिस्सों में देखने को मिले। आप याद करिए, दीनदयाल उपाध्याय ट्रेन से जा रहे थे एक कार्यक्रम में और अचानक जो ट्रेन से जा रहे थे अच्छे भले थे और मुगल सराय स्टेशन तक पहुंचे तब तक मर गए। इस पर आरएसएस के ही एक नेता ने, जो जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे थे, उन्होंने अपनी किताब में अटल बिहारी वाजपेयी पर कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगाया था। बहुत सारे इतिहास सामने। इसी तरीके से बहुत से और भी लोग हैं जिनकी मौत बड़ी ढंग से हुई, संदेहास्पद हुई। तो अब अजीत पवार की मौत, इसके पहले आप देखिए, जस्ट पहले अजीत पवार की जरूरत नहीं थी। अजीत पवार भ्रष्टाचार का बीजेपी पे आरोप लगा रहे थे, सिंचाई घोटाले से लेके हफ्ता वसूली तक सारे, और ये सब गोदी मीडिया छाप चुका, दिखा चुका। इसके बाद में आपको याद होगा, अभी हाल के दिनों में एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद में क्रैश हुआ और उसमें मरने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री
रूपाणी थे। और जब रूपाणी मरते हैं, कहता है कि अचानक जो विमान बिल्कुल सही था, चंद सेकेंड में क्रैश कर गया। क्यों? क्या ऐसी कमियां थी? क्यों नहीं पहले ऐसे आया? उसमें पायलट मेडे मेडे बोला, डबल इंजन का वो था, दोनों इंजन एक साथ खराब हो जाना, ये संयोग है या प्रयोग है? आज तक उसकी निष्पक्ष जांच नहीं हुई। क्योंकि उसमें इंटरनेशनल फ्लाइट थी, उसमें इंटरनेशनल यात्री भी थे, तो उसकी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी को जांच करनी चाहिए थी। उसने जांच करने का प्रोसेस शुरू किया था, लेकिन भारत सरकार ने रोक दिया। भारत सरकार ने वह जांच नहीं होने दी, और जो अपने स्तर पे जांच की, वो आज तक पता नहीं है कि उस जांच में हुआ क्या। तब सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट प्रशांत भूषण याचिका लगाते हैं, और इसके पहले भी 3 याचिकाएं लग चुकी। पुष्पराज सभरवाल ने फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स की तरफ से याचिका लगाई कि विमान दुर्घटनाएं जो हो रही हो, अदालत की निगरानी में पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच कमेटी बना करके इसकी जांच कराई जाए। इसके अलावा गैर जो है सरकारी संगठनों ने मिलकर के याचिकाएं की। प्रशांत भूषण ने सवाल उठाए हैं जस्टिस सूर्यकांत और जयमाला बागची के सामने कि सरकारी संगठन सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन जो है, उसके वकील के तौर पे उन्होंने कहा है, ना तो केंद्र सरकार ना ही विमान दुर्घटना जांच बोर्ड ने याचिका पर अपना जवाब दिया। यानी कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। पायलट संघ से लेके सब इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, और ये दुर्घटनाएं हो रही, क्यों नहीं जांच हो रही? ये तो वैसे ही है जैसे अंकिता भंडारी की उत्तराखंड में हत्या कर दी गई थी। जो भी क्या क्या हुआ था वो सबको ही आज पता है। उसके लिए आंदोलन हुआ, उसका केस कैसे खत्म करने की कोशिश की गई, सबूत नष्ट किए गए, सब कुछ किया गया। उस केस में आरोपी ने अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, और उस अर्जी का नार्को टेस्ट कराने को नहीं तैयार होते हैं आरोपी, उसने दिया था। तब पुलिस ने, जो उत्तराखंड की पुलिस है, उसने विरोध किया था कि नहीं, उसका नार्को टेस्ट ना हो। अरे भाई, क्यों ना हो? जब वो कह रहा है कि नार्को टेस्ट कर लीजिए तो कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं होने दिया। यह स्थिति है। और अब जब उसकी सीबीआई जांच की बात हुई है, तो उसकी जांच हो भी रही है, नहीं हो रही है, क्या नहीं है, इसकी कोई जानकारी नहीं। राहुल गांधी बार बार यह बात बताते रहे कि किस तरह से यह लोग साजिशें रचने में माहिर हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं, और तमाम सारे ड्रामे करने में, इवेंट करने में माहिर। तो आज भी जब यह घटना होती है, नरेंद्र मोदी एक इवेंट में मस्त थे। वो कोई कार्यक्रम रोक नहीं सकते थे कि आज जब यह स्थिति है तो सरकारी कार्यक्रमों को हम विड्रॉ करते हैं, संसद में हम रहेंगे। नहीं, वो इस तरह के कार्यक्रमों में मस्ती से बने रहे। यही नहीं, यही अजीत पवार थे जिन लोगों ने मिलकर के वहां कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की सरकार को गिराया था और भाजपा की सरकार बनवा दी। सोचिए आप, उनके लिए भी ये नहीं रुक रहे हैं, और उनके 41 विधायक कहां जाएंगे, क्या करेंगे, सोचा जा सकता है। बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े हैं आज, क्योंकि देश में हो क्या रहा है। कहीं मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कहीं शंकराचार्यों का अपमान किया जा रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है। जो सिटी मजिस्ट्रेट अग्निहोत्री, अलंकार अग्निहोत्री बरेली में इस्तीफा देता है, उससे पुलिस उनके घर से उठा के ले जाती है। कोई अपराधी है क्या? कहती है हम उनके पैतृक गांव में छोड़ के आ रहे हैं, जा रहे हैं छोड़ने, क्यों? जिससे वो वहां सुरक्षित रहे। क्यों भाई? अभी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। जब मंजूर नहीं किया गया है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, उनको शामली से अटैच किया गया है, तो फिर ये क्यों किया जा रहा?
इससे आप समझ सकते हैं ये संयोग प्रयोग सब कुछ करने वाले लोग, प्रयोग को संयोग में बदल देने वाले लोग हैं। तभी इनके यहां सब झूठ बोलते हैं और सब ड्रामे करते हैं। जी, तो इन ड्रामों को देखिए और तालियां बजाइए। जय